आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथफी क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र क्लास 12th फिजिक्स न्यूमेरिकल्स का प्रश्नोत्तर नंबर 32 का हल देखेंगे, जो कि कुमार मित्तल बुक पेज नंबर 39 पर आपको मिल जाएगा। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। सवाल दी है हमारी कि 1000 माइक्रोकूलाम के विपरीत प्रकृति वाले वैद्युत आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर तथा दोनों आवेशों के समान दूरी 4 मीटर पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन करना है और चित्र की सहायता से परिणामी क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आने वाले बोर्ड एग्जाम 2023 की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास प्रश्न दिया था, उसके अनुसार यहाँ पर हम लिखेंगे कि प्रश्नानुसार क्या है। माना कि दो आवेश हैं जो कि विपरीत प्रकृति के हैं, यानी एक ऋणावेश मान लिया और एक धनावेश मान लिया, जो कि एक सीधी रेखा पर यहाँ उपस्थित हैं। और इसके मध्य बिंदु माना कोई बिंदु O है और इसी पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यह पहली शर्त है। और इसके बीच की जो दूरी है वो दी हुई है 2r, कहने का मतलब 2 मीटर दी हुई है। और अगर इसका मध्य बिंदु ये है तो इसके बीच की जो इधर 2 मीटर है तो ये इतने दूर 1 मीटर हो जाएगा और इतना दूर 1 मीटर हो जाएगा। दोनों को मिलाएंगे तब हमारे पास 2 मीटर आंसर आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमने डिवाइड कर लिया। और क्यों एक आवेश दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर Q बराबर दिया है 1000 माइक्रोकूलाम। माइक्रोकूलाम को आपको पता होता है कि 10 की घात -6 होता है। 10 की घात -6 और 1000 है, यानी कि 10 की घाते 3 लिख सकते हैं और इसमें घटाएंगे तो 10 की घाते -3 आ जाएगा। तो ये भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद इसको हम 1000 को 10 की घाते -3 गुणित 10 की घाते -6 भी लिख सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। और ये जो दूरी दी हुई है 2r, जो भी मैंने समझा दिया, 0 से A की दूरी 1 मीटर हो जाएगी, यानी कि O से यहाँ -Q तक या फिर +Q तक ये A बिंदु है, तो यहाँ तक इसकी दूरी 1 मीटर हो जाएगी। किस तरीके से हो जाएगी, आधा आधा करने पर। आइए इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आती रहे। इस चैप्टर में हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक सूत्र पढ़ा था। वो सूत्र था E बराबर 1/4πε0 Q/r²। तो ये हमने पढ़ा था और हमें यहाँ से यहाँ पर, तो यहाँ देखेंगे कि हमने इसको जो है 2 तरीके से डिवाइड कर रखा है, कुछ इतनी दूर से और एक इतनी दूर से। तो यहाँ पर 2 तरीके की तीव्रता लगेगी, एक तो -Q के कारण और एक +Q के कारण। तो आइए दोनों को देखते हैं कि किसके कारण कहाँ किस तरीके की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लग रही है। यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि Q1 के कारण या फिर -Q के कारण, यहाँ लिखेंगे -Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो हमारे पास E1 हो जाएगा। E1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q का मान यहाँ पे हमारे पास 1000 माइक्रोकूलाम ही है दोनों जगह पे। तो 10 की घाते -3 निकाला था हम लोगों ने, तो यहाँ रख देते हैं 10 की घात -3 और बटे में हो जाएगा जितनी उसकी त्रिज्या थी, कितनी थी, 1 मीटर था, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से E1 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारे पास E1 की जो वैल्यू होगी वो कुछ हमारे पास इस तरीके से आ जाएगी। E1 बराबर हो जाएगा, ये हमारे पास मान होता है 9 गुणित 10 की घाते 9 और इसका मान दिया हुआ है 10 की घाते -3 और इससे कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे, यहाँ पर E1 बराबर हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। हमारे पास 9 गुणित 10 की घाते कितना आ जाएगा, यहाँ से 9 है और -3 है, घट जाएगा तो हमारे पास 6 बचेगा। इतना न्यूटन पर कूलाम हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये तो इतना हमारे पास E1 का वैल्यू आ गई। अब सेम जस्ट इसी प्रकार, क्योंकि समान प्रकृति के आवेश हैं, तो जो हमारे पास E2 होगा उसकी भी वैल्यू लगभग इतनी ही आएगी। तो E2 का मान भी हमारे पास यहाँ से निकल जाएगा 9 गुणित 10 की घाते 6 न्यूटन पर कूलाम। तो ये हमारे पास E2 की वैल्यू आ जाएगी। किस तरीके से आएगी फिर से निकालेंगे। अब सेम जस्ट इसी प्रकार का है, क्योंकि यहाँ हमें परिमाण रखना होता है तो हमें चिन्ह नहीं रखना है, ना धनात्मक दिखाना है ना ऋणात्मक दिखाना है। तो डायरेक्टली E2 का मान हम निकाल सकते हैं कुछ इस तरीके से, बहुत ही आसानी से आपको आंसर आ जाएगा। और आगे, अब ये तो इतना सॉल्व कर लिया हमने, E1 और E2 का मान आ गया। अब हमें निकालना है परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परिणामी, यहाँ से परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा E1 + E2, यानी दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास जो E1 E2 होगा वो निकल जाएगा। कुछ इस तरीके से आपने अच्छी स्थिति का प्रूविंग भी किया था, आपको याद होना चाहिए क्लास में। तो यहाँ E की वैल्यू हो जाएगी, E1 का मान भी 9 गुणित 10 की घाते -6 है, इतना है, 10 की घाते 6 है, और E2 की भी वैल्यू इतनी है। तो 9 गुणित 10 की घाते 6
प्लस 9 गुणते 10 की घाते 6, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा ई बराबर 10 की घाते 6 गुणते यहाँ 9 दूनी 18, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको भी ऐसे लिख सकते हैं कि 1.8 इंटू कुछ इसको ऊपर कर देते हैं, यहाँ से हो जाएगा 10 की घाते ये 6 है, और यहाँ से दशमलव लगाया तो एक घात बढ़ जाएगी, 10 की घाते 7 हो जाएगा, इतना न्यूटन पर कूलम। अब इसके दिशा की बात करते हैं, तो दिशा आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से हम आते हैं, थोड़ा सा चित्र को समझते हैं ध्यान से ताकि अच्छे से सारी चीज़ें समझ आ जाए। यहाँ देखेंगे तो ये जो चीज़ है, यहाँ पे अगर हम दिशा निकालेंगे, ये जानते हैं कि जो हमारे पास धनावेश होता है, जो हमारे पास धन क्यों है यानी प्लस क्यों होता है, प्लस क्यों के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होती है वो हमेशा उसके विपरीत दिशा में होती है, यानी कि ये धन आवेश इधर है तो इसकी जो विपरीत दिशा होगी वो इधर होगा। तो यानी कि इसको हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो E1 होगा वो हमारे पास किधर आएगा, यहाँ पर हो जाएगा, तो E1 इसीलिए यहाँ पे लिख दिया गया है। और अगर माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देखेंगे तो माइनस क्यू के कारण होती है, माइनस की दिशा में ही होती है, तो इसलिए इसकी दिशा में हो जाएगा यहाँ पर E2 की दिशा। तो यानी हम लिखेंगे ऋणात्मक दिशा में होती है, क्या लिखेंगे, ऋणात्मक दिशा में होती है, तो यहाँ से आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो ये तो हमारी पहली कंडीशन थी जो कि अच्छे से सॉल्व हो गई। आइए अब हम देखते हैं सेकंड कंडीशन क्या है। अब सेकंड कंडीशन में दिया हुआ है कि दोनों आवेशों से 4 मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में, तो निरक्षीय स्थिति ही होगी क्योंकि यहाँ हम जानते हैं कि अगर हम एक रेखा खींचेंगे कितने भी मीटर की हो, हमें इन दोनों यानी प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों से 4 मीटर की दूरी पर हमें कोई बिंदु लेना है। अगर हम यहाँ से 4 मीटर की दूरी लेंगे, सामने अगर लेते हैं तो यहाँ से माना ये 4 मीटर की दूरी पर है, तो यहाँ सीक्वेंस ये है कि इससे 4 मीटर दूरी कहाँ होगी, समझ आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ चीज़ें नहीं रखेंगे, बल्कि यही चीज़ें हम लोग कहाँ रखेंगे, इसके ऊर्ध्वाधर दिशा में यहाँ पर रखेंगे, तब जाके ये सारी चीज़ें समझ आएंगे। तो यहाँ से इसको हम कंबाइन कर दिए, 4 मीटर और ये भी 4 मीटर, तो कुछ इस तरीके से हमारी अच्छी निरक्षीय स्थिति की जो ग्राफ होता है ग्राफ बन गया। अब यहाँ से हम देखते हैं इसकी पूरी दूरी जो है 2 मीटर की है, तो इसको हम 1 में डिवाइड कर दिया क्योंकि ये अर्धक बिंदु है, और यहाँ पे हमें जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो अब यहाँ से हम देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा और बहुत अच्छे से समझ में आना है आपको। यहाँ हम लिखेंगे, सीधी सी बात है क्योंकि हम डायरेक्टली ऐसे ही लिखते हैं, सवाल भी कर रहे थे, प्रूफिंग भी कर रहे थे, तब भी यही हमने किया था कि प्लस क्यू के कारण क्या होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो E1 होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू हो जाएगा Q/R का स्क्वायर। त्रिज्या कितनी है हमारे पास, अब 4 मीटर हो गई है, पहले 2 मीटर थी, तो ये इतना कर लिया। अब इसको हम हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब जस्ट E2 का भी मान तो इसी तरीके से आएगा, यहाँ से आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/ कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 का स्क्वायर। आई होप कितना आपको समझ में आ रहा है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें निकालनी है परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमें परिणामी निकालना है, तो परिणामी के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ परिणामी निकालेंगे, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E होगी वो हमारे पास E1 = E2 करते हैं, यही तो हम लोग किया करते थे प्रूफिंग में, तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ हम दिशा निकालेंगे, क्या निकालेंगे, दिशा निकालेंगे। तो दिशा जानते हैं हमारे पास जो E1 की दिशा होगी वो किस तरफ होगी और E2 की दिशा किस तरफ होगी, यही आइए चेक करते हैं। आइए इसको हम अलग से लिखते हैं और इसके हम घटक को निकाल लेते हैं। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, कुछ इस तरीके से ये फिगर बन जाएगा हमारे पास। तो यहाँ हमारे पास ये जो फिगर है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये जो हमारे पास घटक है ये इधर वाला था और ये इधर का इधर था। आई होप कितना समझ आया। बीच में हम यहाँ लंब डाल देंगे तो एक तरफ इधर कोण बन जाएगा, दोनों थीटा कोण बन जाएंगे। और यहाँ से हम जानते हैं इसके घटक E1 मतलब E1 साइन थीटा हो जाएगा और E1 कास थीटा हो जाएगा। नीचे आएंगे तो E2 में E2 कास थीटा और E2 साइन थीटा, और हम जानते हैं E1 E2 आपस में बराबर है, इसलिए ये यहाँ से कट जाएगा। उसके बाद यहाँ से कटने के बाद हम इसका E नेट निकालेंगे। E नेट निकालने के लिए हम क्या करना है, E1 E2 को बराबर रखना है। तो यहाँ से हम लिखेंगे E नेट बराबर, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। और हम जानते हैं E1 और E2 हमने क्या किया है, आपस में बराबर प्रूफ किया है जस्ट इसके पहले। तो हमारे पास यहाँ लिख सकते हैं 2E1 cos थीटा, ये हमें प्रूफिंग करना है और इसी को हम सिद्ध कर देंगे। यहाँ से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ हम रखेंगे 2 गुणे 9 गुणते 10 की घाते 9 और गुणे हो जाएगा की घाते -3, क्यों का मान इतना ही था, और बटे में 4 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 4 चौके 16। उसके बाद गुणे cos थीटा के मान के लिए हम यहाँ देखेंगे cos थीटा बराबर होता है हमारे पास
आधार बटे कण। तो हमने जस्ट यहाँ से भी निकाला था कि ये जो हमारे पास इस तरीके का ग्राफ बना था, हम जानते हैं कि यहाँ पे हमारे पास आधार होता है और कण हमारे पास यहाँ होता है, क्योंकि हमें E1 पर निकालना है। तो इसकी वैल्यू 1 थी और इसकी वैल्यू 4 थी, तो 1/4 हो जाएगा, 4। तो वही 1/4 यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ 1/4 हम लोग लिख लेते हैं। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, 2 और ये 8 दूनी 16, यहाँ से इतना हो गया। आइए इसका हम गुणा करा लेते हैं और डायरेक्टली इसका आंसर लिख देते हैं। आइए यहाँ स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद आगे लिखेंगे। यहाँ से हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास इनेट की वैल्यू आएगी 2.8 गुणते 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। इतना आंसर आ जाएगा हमारे पास। आई होप कि आपका ये समझ में आ गया होगा। और इसकी दिशा की अगर बात करें तो दिशा हमेशा किस दिशा में होगी, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के समांतर ऋणावेश में होगी। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।